हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है हमारे नए क्लास में, जहाँ पे आज मैं जो क्लास 6 एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का बुक शुरू करने वाली हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर है जो कि हम लोग देख सकते हैं सौर मंडल में पृथ्वी, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आपको जल्दी ही इसका क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। सो लेट्स गो एंड गेट रेडी। तो देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं चैप्टर 1 सौर मंडल में पृथ्वी। तो आज हम लोग यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को अगर कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में बाद में पूछ सकते हो। अभी हम चैप्टर शुरू करते हैं, ओके। और मैं जल्दी ही सोच रही हूँ कि ये सब अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइव पढ़ाना शुरू करूँ, पर मैं देखती हूँ कैसे लाइव पढ़ाना शुरू करूँ। आप लोगों को अगर कुछ पता है कैसे मैं लाइव कर सकती हूँ तो आप लोग भी बताइएगा ज़रूर। लेकिन अभी तो ऐसे ही काम चला रही हूँ रिकॉर्डेड वीडियो से ही। क्योंकि लाइव में होता है कि मैं आप लोगों से कॉन्वर्सेशन कर सकती हूँ। आप लोग वहीं के वहीं मुझसे सवाल भी पूछ सकते हो अगर कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आया तो। और यहाँ पर है कि आप लोगों को वेट करना पड़ेगा और मुझे वेट करना पड़ेगा कि आप लोगों को क्या समझ में आया क्या नहीं आया। चलते हैं, ये सब छोड़ो, अब चलते हैं चैप्टर 1 सौर मंडल में पृथ्वी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है, आओ कुछ सीखे पहले पढ़ लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, चलो आओ कुछ सीखो बाद में पढ़ लेंगे। ओके, ये पहले पढ़ना शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा जब आप लोग सूर्यास्त के बाद, जब सूरज ढलने के बाद आप लोग आकाश को देखते हो तो कितना सुंदर लगता है ना। पूरा एकदम लाल लाल हुआ रहता है आकाश में, बहुत सुंदर लगता है देखने में। आप लोग देखते होगे अगर छत पर जाते होगे शाम को घूमने, मैं तो हमेशा जाती हूँ शाम को घूमने, तो मैं देखती हूँ, मुझे बहुत सुंदर लगता है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जैसे कि हम लोग सूर्यास्त के बाद देखते हैं तो आप लोगों को कभी कभी एक तारा दिखेगा, फिर दो तारे दिखेंगे। वैसे ही तारों की संख्या, जैसे जैसे रात होते जाती है वैसे वैसे तारों की संख्या भी बढ़ते जाती है और बहुत सारे तारे दिखने लगते हैं। अब तो वैसे उतने तारे नहीं दिखते, पर पहले बहुत तारे दिखते थे, जो कि बहुत सुंदर लगता था। जब हम लोग छत पर सोते थे बहुत सुंदर लगता था। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। अगर आप लोग देखोगे तारों को तो आप लोगों को लगता है कि कुछ आप लोगों को साफ दिखाई देता है, लेकिन कुछ कुछ वहीं पे धुंधला दिखाई देता है। कुछ कुछ ऐसा लगता है कि वो टिमटिमा रहा है, मतलब कभी जल रहा है कभी बुझ रहा है। और कुछ ऐसा लगता है कि चांद के जैसे, जैसे चांद मतलब चांद जैसे चमक रहा है वैसे ही वो भी चमक रहा है। लेकिन अगर आप लोग ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। अगर हम लोग तारों को देखते हैं तो साथ में लगभग तो चांद दिखता ही है। अगर अमावस्या ना हो तो चांद दिखता ही है। ओके, यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। हम लोग जो है पूरे चांद को, मतलब पूरा गोल जो चांद होता है उसको हम लोग केवल महीने में एक बार ही देख सकते हैं। और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। और ये इस रात को, जिस दिन चंद्रमा पूरा गोल दिखता है, उसे हम लोग पूरे चांद की रात या फिर पूर्णिमा कहते हैं। और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। और इसी के 15 दिन बाद, पूर्णिमा के 15 दिन बाद हम चंद्रमा को बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्योंकि इस दिन नए चंद्रमा की रात या उस रात को अमावस्या भी, जो कि मैंने बोला कि इस दिन चांद दिखाई नहीं देता है, अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं।
ओके। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। मतलब कभी कभी लोगों को लगता है कि हम लोग तारों को, चंद्रमा को हम लोग दिन में क्यों नहीं देख पाते, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब सूर्य की रोशनी दिन में होती है तो हम लोग आकाश की तरफ ज़्यादा नहीं देख पाते, और आकाश और सूर्य की रोशनी इतनी हो जाती है कि वो चंद्रमा, तारे ये सब नहीं दिखते। वो होते हैं लेकिन वो हम लोगों को दिखाई नहीं देते सूर्य के रोशनी के कारण। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये वाला अंडरलाइन कर लेना कि यहाँ सॉरी ओके, ये वाला यहाँ से यहाँ अंडरलाइन कर लेना। ओके। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। मतलब सूर्य हो, चंद्रमा हो या फिर तारे हो या फिर कोई भी वस्तु जो रात में आसमान में चमकते हुए दिखाई देती है उसे हमें वो खगोलीय पिंड कहलाती है। ओके, तो ये याद रखना। और इसको अंडरलाइन कर लेना। वैसे तो मैं क्वेश्चन आंसर में कराऊंगी ही आप लोगों को। ओके, अब आगे। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं वो काफ़ी बड़े आकार में होते हैं और बहुत गर्म होते हैं, और ये गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। जो खगोलीय पिंड बहुत बड़े आकार में होते हैं तथा वे गर्म होते हैं, ये गैस से बने होते हैं। ओके, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में छोड़ते हैं या फिर बाहर निकालते हैं। इन्हीं खगोलीय पिंडों को हम लोग तारा कहते हैं, जो हमें रातों में दिखाई देते हैं आसमान में चमकते हुए। और सूर्य भी एक तारा ही है। तो यहाँ पर भी आप लोग ये वाला जो है ये अंडरलाइन कर लेना कि सूर्य भी जो है एक तारा ही है। ओके, क्योंकि ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में पूछ सकते हैं सर मैम। ओके, तो ये जरूर अंडरलाइन कर लेना। अब चलते हैं सेकंड पेज पे। तो यहाँ पर है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। रात के समय जो चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। रात में जो बहुत सारे तारे हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं आसमान में, वो सूर्य के जैसे ही है, लेकिन ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब सूर्य ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन दूर है, लेकिन वो सूर्य से भी ज़्यादा दूर है हमसे। इस कारण उसकी जो ऊष्मा है, उसका जो प्रकाश है वो हम उतना महसूस नहीं करते, और ना ही उतना बड़ा हम लोगों को दिखाई देता है जितना सूर्य दिखाई देता है, या फिर सूर्य की ताप या रोशनी को हम जितना महसूस कर पाते हैं। ओके, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। जैसे कि आपने भी ज़रूर देखा होगा कि अगर हम लोग बहुत ऊंचे से या फिर छत पर चढ़कर अगर हम लोग नीचे देखें तो नीचे का जो है वो बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। जैसे कि हम लोग अगर रात में अगर आप लोग छत पर जा रहे हो और ऊपर आसमान में एरोप्लेन उड़ता है, हवाई जहाज़ उड़ते रहता है,
तो वो हम लोगों को बहुत छोटा दिखाई देता है क्योंकि हम लोग बहुत दूर हैं। और वैसे ही हवाई जहाज़ से भी अगर कोई हमें देख रहा होगा या फिर हमारे शहर को देखता है तो वो शहर भी बहुत छोटा दिखाई देता है। तो दूर से चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं, इसी कारण हमें जो तारे हैं वो हमसे बहुत दूर हैं, इसी कारण वो हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये भी आप लोग यहाँ से यहाँ तक कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन आंसर अगर आप लोग को याद करना है तो कर लीजिएगा, वैसे तो मैं लिखवाऊंगी ही लेकिन कर लीजिएगा। ओके, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। वे नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जैसे रात में अगर आप लोग तारों को देखते हैं तो जैसे सप्तऋषि का समूह हम लोग कहते हैं। बहुत सारी जो नक्षत्र होता है, जैसे हो गया कि जैसे बहुत सारे नक्षत्र होते हैं। उन नक्षत्रों को मिलकर जो बनता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो रात्रि में जब आप तारों को देखते हैं वो बहुत सारी आकृति बनाते हैं, जैसे कोई केकड़ी की आकृति बनाएगा, कोई कोई सप्तऋषि तारों का जो समूह है वो 7 तारे एक ही तरफ होंगे, उनको हम लोग सप्तऋषि का समूह कहते हैं। बहुत सारे ऐसे ही नक्षत्र हैं, जैसे रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो वैसे वैसे बहुत सारे नक्षत्र बने हुए हैं, तो उन नक्षत्रों को हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। बहुत सारे नक्षत्र जब बनते हैं तो अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। हम लोगों को जो तारा जो बनता है और एक तारे के समूहों का नाम अर्सा मेजर है या उसे बिग बियर भी कहते हैं। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र है सप्तऋषि, यानी 7 ऋषि संत या 7 तारों का समूह। जैसे मैंने बताया, सबसे ज़्यादा जो आसानी से पहचान में आता है वो सप्तऋषि का समूह होता है, जो 7 तारों का एक समूह है, जिससे हम लोग सप्तऋषि नक्षत्र कहते हैं, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है, जो कि अर्सा मेजर जो नक्षत्र मंडल है उसका ही भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाए। अगर आप लोग और जानना चाहते हो, वैसे तो अब तारे दिखते नहीं है, लेकिन अगर रात में अगर किसी दिन साफ आसमान हुआ, आजकल तो पॉल्यूशन के कारण कुछ नहीं दिखता है, लेकिन पहले हम लोग जब रात में सोए हुए होते थे तो हम लोगों को दिखाते थे कि ये उधर ध्रुव तारा है, ये है सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि नक्षत्र। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था नया नया चीज़ जानने में। आप लोगों की तरफ भी अगर तारे दिखते हों तो किसी बड़े से आप लोग पूछ सकते हैं कि ये कौन सा नक्षत्र है, ये कौन सा नक्षत्र है। आज तो मोबाइल भी हो गया है, आप लोग उससे भी पता कर सकते हो कि ये कौन सा नक्षत्र है, लेकिन बड़ों से पूछने में ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें भी साथ में बताएंगे आप लोगों को। आगे चलते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। पहले का जो समय होता था, लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण, लोग जो रात में कहीं घूमने गए हैं या फिर कहीं किसी यात्रा में है, वो रात में जब दिशा का निर्धारण करना होता था वो तारों को देखकर ही करते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि ये कौन सा तारा है, इधर का कौन सा तारा है। वैसे ही उत्तर दिशा का पहले जो पता होता था वो हमें ध्रुव तारा से मिलता है। जैसे कि आप लोग यहाँ भी देख सकते हो, इस फोटो में जो ये बच्ची देख रही है, ये संकेतक तारे उत्तर दिशा में करते हुए ये ध्रुव तारा इसे दिखता है। ओके, तो उत्तर में अगर देख रही है तो उसे पहले से ही पता चल गया कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, इससे उसको दिशा पहचानने में आसानी हो गई। तो ध्रुव तारा भी कहा जाता है। उत्तर तारा
और उत्तर दिशा को बताता है। उत्तर तारा या ध्रुव तारा भी इसे कहा जाता है। ध्रुव जो आप लोगों को ध्रुव की कहानी अगर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हाँ हाँ कीजिएगा। अगर नहीं पता हो तो बताइएगा, मैं अगर कभी टाइम मिले तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी, लाइव क्लास करूंगी तो, या फिर लाइव कभी करूंगी तो। ऐसे भी यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। जो ध्रुव तारा है वो आसमान में एक ही स्थान पर रहेगा, वो कभी भी उत्तर से पश्चिम में नहीं जाएगा। वो उत्तर में है तो उत्तर में ही रहेगा। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसे कि हम चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो तारे हैं ये सप्तऋषि तारा है, सप्तऋषि नक्षत्र है। तो ये जो बच्ची है वो सप्तऋषि के 2 तारों को संकेतक तारे मानकर यहाँ पे सामने सीधी काल्पनिक रेखा खींचेगी तो यहाँ पे ध्रुव तारा इसे मिल जाएगा। तो ऐसे ही पहले के लोग ध्रुव तारा को पहचानते थे कि कौन सा ध्रुव तारा है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। इसको भी आप लोग जरूर से जरूर अंडरलाइन कर लेना, ग्रह कहलाते हैं। ओके, ग्रह कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ओके, इसे जरूर से जरूर आप लोग कर लेना। ग्रह को क्या कहते हैं, ये अगर क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर यही होगा, लघु उत्तरीय में। ओके, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है। जैसे अगर उसमें प्रकाश या ऊष्मा होगी तो वो तारे होंगे, और जिसमें प्रकाश या ऊष्मा नहीं हो वो ग्रह कहलाते हैं। और जो अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं वे ग्रह कहलाते हैं। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित हो जाएं वो तारे कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ओके, तो ग्रह शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रह शब्द को हम लोग इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं, जिसे ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइन शब्द से बना है। जो प्लैनेट जो है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। जैसे हम लोग पृथ्वी पर हैं, पर पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो इसलिए ये ग्रह है, क्योंकि ये चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये एक परिभ्रमक है, तो इसे ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, और पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमते रहती है, और इसकी अपनी प्रकाश या ऊष्मा नहीं है, ये अपनी प्रकाश या ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, क्योंकि सूर्य जो है वो पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। जैसे अगर हम लोग चांद पर जाकर, जैसे बहुत लोग चांद पर जाकर अगर पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी भी चांद के जैसे चमकती हुई ही प्रतीत होगी हमें, सूर्य की रोशनी और उसकी ऊष्मा के कारण। ठीक है, अब हम लोग पेज नंबर 3 पर चलते हैं। तो आगे हम लोग पेज नंबर 3 पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सूर्य है, सूर्य के सबसे पास बुध है। वो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो आप लोग जरूर से एक बार पढ़ लेना और याद कर लेना अच्छे से। बुध जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन अपने अक्ष पर पूर्ण घूर्णन 59 दिन में। बुध जो है वो सूर्य के चारों ओर जो एक चक्कर लगाता है वो 88 दिन में लगाता है, 88 डेज में। और अपने जो अक्ष पर, मतलब अपनी धुरी पर, जो बुध जो अपनी धुरी पर घूमता है वो 59 दिन यानी 59 डेज में एक 50
9 दिन में लगाता है एक चक्कर। दूसरा है शुक्र, जिसे हम लोग वेनस कहते हैं। वेनस जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिन यानी 255 डेज में लगाता है। बुध शुक्र जो है, वीनस जो है वो सूर्य के चारों ओर एक बार मतलब एक चक्कर 255 दिन में पूरा करता है, और अपने अक्ष पर वो 243 दिन में एक बार घूमता है। मतलब एक बार घूमने में उसको 243 दिन लग जाते हैं, मतलब 243 डेज लग जाते हैं उसको एक चक्कर अपने अक्ष पर, मतलब अपनी धुरी पर लगाने में। वहीं तीसरा पर है पृथ्वी, अर्थ। अर्थ जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365 डेज में पूरी करती है, और अपने अक्ष पर वो एक दिन में एक बार घूमती है, और इसकी चंद्रमा की संख्या 1 है। ओके, हम लोगों के लिए जो चंद्रमा है वो 1 है। फोर्थ है मंगल, चौथा मंगल, मार्स। मार्स है वो सूर्य के चारों एक परिक्रमा लगाने में 687 दिन लगाता है, मतलब 687 डेज लगाता है, और अपने अक्ष पर एक बार घूमने में उसे 1 दिन लगता है, और इस यहाँ पर चंद्रमा की संख्या 2 है। ओके, आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक है, ये चट्टानों से बने हैं। अब हम लोग आते हैं 5 पे, जो कि है बृहस्पति। ओके, बृहस्पति यानी जुपिटर। जुपिटर जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, मतलब सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल लगाता है। जुपिटर जो प्लेनेट है, बृहस्पति जो ग्रह है, वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 12 साल लगाता है, और अगर अच्छे से बोले तो 11 साल 11 महीने यानी लगभग 12 साल लगा ही लेता है। और अपने अक्ष पर घूमने एक बार घूमने में उसे 9 घंटे 59 मिनट 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं, और यहाँ चंद्रमा की संख्या लगभग 53 यानी 53 है। छठा है शनि, सैटर्न। सैटर्न है शनि जो है, शनि ग्रह वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में 29 साल 5 महीने लगाता है, और अपने अक्ष पर एक बार घूमने में इसे 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं। यहाँ भी चंद्रमा की संख्या लगभग 53 ही है, 53। 7th है यूरेनस। यूरेनस जो है ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा यानी एक चक्कर लगाने में 84 साल यानी 84 ईयर्स लगाता है। वे अपने अक्ष पर घूमने में 17 घंटे 14 मिनट लगाता है। यहाँ चंद्रमा की संख्या लगभग 27 यानी 27 है। 8वां है 8th है नेपच्यून। नेपच्यून जो ग्रह है, यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में 164 साल लगाता है, 164 ईयर्स। अपने अक्ष पर एक बार घूमने में इसे 16 घंटे 7 मिनट लगते हैं, और यहाँ चंद्रमा की संख्या 13 यानी 13 है। ओके, और यहाँ पे लिखा हुआ है बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर तथा बहुत बड़े आकार के होते हैं, ये गैस और तरल पदार्थ से बने हैं। ओके, मतलब ये सब जो है आप लोग एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये सब आप लोगों को एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जो शनि ग्रह है वो कितने दिन में या कितने साल में एक चक्कर सूर्य का पूरा करता है, अपने धुरी पर एक बार घूमने में उसे कितना समय लगता है, चंद्रमा की संख्या वहाँ पे कितनी है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो आप लोगों को ये सब याद रखना है, भूलना नहीं है। तो आप लोग नोट्स बना लो एक। वैसे तो मैं नोट्स आप लोगों को बनवाऊंगी ही, एमसीक्यू करवाऊंगी मैं आप लोगों का, लेकिन आप लोग फिर से खुद से भी करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो अब चलते हैं 4 पर, पेज नंबर 4 पर।
तो हम लोग अब आ गए हैं पेज नंबर 4 पर। अब हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे है, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। और सौर का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखें। ये भी आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये सब आप लोगों को एमसीक्यू में जो अगल बगल में लिखा हुआ है चैप्टर्स में, वो आप लोग को एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि रोमन कहानियों में सूर्य को क्या कहा जाता था, या फिर सोल का मतलब क्या होता है, या सौर को क्या कहते हैं, सौर का अर्थ क्या होता है, सौर मंडल को सौर मंडल ही क्यों कहा जाता है। ये सब पूछ सकते हैं, तो इसलिए आप लोग एक मतलब याद रखना ये सब। ओके। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। हमें आसमान में जो चंद्रमा दिखता है वो हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। वो हमारी पृथ्वी का सहचर है, मतलब साथ में चलता है। और ये हमारी पृथ्वी के, जैसे पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है, वैसे ही जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ये हमारी पृथ्वी के समान, मतलब हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, वैसे ही 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। जैसे हमारे पास एक चंद्रमा है अपना, वैसे ही जैसे हम लोगों ने पढ़ा अभी कि बृहस्पति के पास 53 चंद्रमा है, 53 चंद्रमा है उसके पास। वैसे ही जैसे हम लोगों के पास एक चंद्रमा है, तो वैसे ही बहुत सारे ग्रह हैं, उनके पास अपने अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोल पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। ओके। सूर्य सौर मंडल का निर्माण जो है वो बहुत सारी ग्रहों, उपग्रह तथा खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर निर्माण करते हैं सौर मंडल का। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। उसे हम सौर मतलब सूर्य का परिवार कहते हैं, जिसका मुखिया यानी जिसका जो लीडर है वो सूर्य है। सन है उसका लीडर, सूर्य। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य लगभग पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये भी आप लोग कर लेना अंडरलाइन। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है। तो सूर्य लगभग पृथ्वी से 15 किलोमीटर दूर है। ओके। तो यही सब है जो जो आप लोगों को लगे कि एमसीक्यू में पूछ सकता है, उसको आप लोग अंडरलाइन करते रहना। ओके। ग्रह। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। हमारा जो सौर मंडल है, जैसा कि हमने पढ़ा, उसमें 8 ग्रह हैं। और सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, मतलब सबसे पहले बुध है, सूर्य से सबसे पास जो ग्रह है वो बुध है। तो वैसे ही बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून, नेपच्यून सबसे अंतिम में है। तो वैसे ही हम लोग सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। ये आप लोग एक बार ज़रूर याद कर लेना। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो ऐसे ही हम लोग याद कर सकते हैं मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून।
ओके। तो हम लोग सॉरी, तो हम लोग याद कर सकते हैं ऐसे। शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं। अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिनमें गे यानी जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। लॉजी पृथ्वी का अध्ययन। मेट्री पृथ्वी का मापन। ऑइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। मतलब बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को यहाँ पर जानने को मिलती हैं। तो आप लोग ज़रूर अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। जो कि बगल में लिखा है वो आप लोगों को MCQ में कुछ पूछ सकते हैं। और आप लोग ये ज़रूर याद कर लीजिएगा कि अंग्रेजी में सूर्य से दूरी के अनुसार उसे अंग्रेजी में कैसे याद रख सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मॉम जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ओके, माई वेरी एफिशिएंट मॉम जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। तो ये आप लोग याद कीजिएगा। आगे चलते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। सौर मंडल के जो भी 8 ग्रह हैं वो अपने निश्चित पथ यानी अपने निश्चित रास्ते पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वो कहीं भी एक इधर उधर भटकते नहीं। अगर भटकने लगेंगे तो कुछ रहेगा ही नहीं, सारे एक दूसरे से टकरा जाएंगे। इसलिए वो अपने ही निश्चित पथ यानी निश्चित रास्ता जो लोगों का बनाया हुआ है उस पर चलते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। और ये जो रास्ते हैं इसे कक्षा कहा जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं पृथ्वी अपनी कक्षा में है, पृथ्वी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, शुक्र अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन यानी 88 डेज लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। जो सौर मंडल में सूर्य से जो सबसे अधिक नजदीक ग्रह है उसे बुध है, वो बुध है। और इसका ये सूर्य का चक्कर एक बार 88 मतलब एक चक्कर सूर्य का वो 88 दिन यानी 88 डेज में लगाता है। और सूर्य को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। ये आप लोग अंडरलाइन कर लेना क्योंकि ये आप लोगों को पूछ सकता है कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहा जाता है। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। क्योंकि शुक्र का जो आकार एवं आकृति है वो पृथ्वी के जैसी ही है, इसलिए इसे शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। जो अभी तक जो है वो प्लूटो को ग्रह ही माना जाता था, लेकिन अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि हमने ऐसे ग्रह भी पहले खोजे हैं जो कि मतलब प्लूटो के जैसे ही हैं, तो उसे बौना ग्रह कहा जा सकता है लेकिन उसे ग्रह नहीं कहा जा सकता है। इस चलते उसे ग्रह की लिस्ट से हटा दिया गया है, तो उसे अब हम लोग ग्रह में नहीं गिनते हैं। ओके, तो अब सिर्फ 8 ग्रह हमारे पास, 8। ठीक है, अब चलते हैं। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा
परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये जो है कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ये आप लोग अंडरलाइन कर लेना। और ये कि खगोल पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। ओके, तो ये आप लोग अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, यहाँ से रुको, यहाँ से कि यहाँ से खगोल शास्त्री थे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक अंडरलाइन कर लेना और इसे अच्छे से याद करना, क्योंकि एमसीक्यू में ये सब पूछता है। यही सब देखना है बाबू, बगल बगल से देखते रहो, याद करते रहना, ये सब नोट्स बनाते रहना और नोट्स को पढ़ते रहना। जब भी मौका मिले, सुबह उठ रहे हो तो कभी नोट्स देख लो एक बार, याद करने के लिए नहीं, एक बार पढ़ लो, तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। अगर ऐसे ही कर करके रोज पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है, सॉरी, चैप्टर नंबर 5 नहीं, पेज नंबर 5 पे चलते हैं। हम भी हैं, पागल हो रहे हैं। पेज नंबर 5 पे चलते हैं। तो हम लोग आ गए पेज नंबर 5 पे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर तो आप लोग सूर्य से दूरी के हिसाब में तो तीसरा ग्रह है, ये हम लोग सबको पता है। ठीक है, और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी आप लोग अंडरलाइन कर लो। ठीक है, इतना। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में यही सब पूछता है बाबू, और कुछ नहीं पूछेगा। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यह जो ध्रुव है उसके पास थोड़ी सी चपटी दिखाई देती है हमें पृथ्वी। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। मतलब जीवन जीने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां यानी अनुकूल वातावरण है, यानी अनुकूल परिस्थिति यानी कि जो अच्छी परिस्थिति है, जो जीने लायक है, वो केवल पृथ्वी पर ही पाई गई है अभी तक। मतलब अभी तक तो सिर्फ पृथ्वी पर ही पाई गई है। यहाँ पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है, इसलिए यहाँ पर जीवन नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित, यहाँ पे पानी भी है, मतलब जल भी है, वायु भी है, हवा भी है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ये याद रखना है हम लोगों को, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ये भी आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो कि प्रकाश की गति कितनी है और सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है। ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू में, तो आप लोग ये अंडरलाइन कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आप लोग ऐसे भी। रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। ये आप लोगों को पता करना है। क्या ये क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताना, क्या कोई भारतीय इंडियन चंद्रमा पर यानी मून पर कभी गया है। जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग
सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 20 जुलाई 1969 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा है। ठीक है, ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सबसे पहले किस व्यक्ति ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा, चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा और कब रखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आप लोग अंडरलाइन कर लेना। ओके, अब आते हैं चंद्रमा के बारे में। ठीक है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। जो चंद्रमा है वो हमें इसलिए अच्छे से दिखाई देता है क्योंकि जो अन्य खगोल पिंड है इसकी अपेक्षा चंद्रमा जो है वो हमारे पृथ्वी के नज़दीक है। ठीक है, यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये भी आप लोग अंडरलाइन कर लेना कि पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो। ठीक है, उपग्रह के बारे में यहाँ हम लोग देख सकते हैं। देखो, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडूसैट इत्यादि हैं। ये आप लोग नाम याद कर सकते हो कि अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय उपग्रह कौन कौन से हैं। अगर पूछे तो ये आप लोग जवाब में दे सकते हो कि इनसैट है, IRS है, एडूसैट है, और भी बहुत सारे हैं, आप लोग नाम याद कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं पेज नंबर 6 पे। तो आगे हम लोग पेज नंबर 6 पे, तो यहाँ पर है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन यानी 27 डेज में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने कक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा के केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। आगे पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह। यहाँ पे क्षुद्र ग्रह का चित्र भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोगों को दिखेगा। ओके, क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये आप लोग अंडरलाइन कर सकते हो। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चित्र 1.2 में आप देख सकते हो। और वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो ग्रह के ही पहले भाग थे, लेकिन कुछ विस्फोट हुआ या फिर कोई घटना हुई जिसके कारण वो क्षुद्र ग्रह जो हैं वो ग्रह से टूटकर अलग हो गए, इसलिए उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर एक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा या मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा
गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है, तो जो आकाश गंगा है वही आकाश गंगाएं मिलकर हमारा जो यूनिवर्स है, जिसमें हम रहते हैं, वो आकाश गंगा का सिर्फ एक भाग है। ठीक है, और यही आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड ही विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। ब्रह्मांड यानी ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड, ये कितना बड़ा है इसका कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मतलब समझो कि आप आकाश गंगा के सिर्फ एक छोटे से पत्थर भी हो सकते हो, या फिर एक बड़ा सा ब्रह्मांड भी हो सकते हो। इसलिए इसके विशालता की कल्पना आप कर ही नहीं सकते हो कि वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है। इसलिए वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। आगे, क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा यानी मिल्की वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? जैसे देखिए, हम लोग हैं, हम लोग कितने छोटे हैं। उसके बाद पृथ्वी है, पृथ्वी हमसे थोड़ी सी बड़ी है। फिर पृथ्वी से बड़ा सौर मंडल है, सौर मंडल से बड़ी आकाश गंगा है, आकाश गंगा से बड़ा ये ब्रह्मांड है। तो हम लोग एक क्या है, एक छोटा सा, मतलब एक मिट्टी का कण भी होंगे या फिर नहीं ही होंगे। तो वही हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इसमें क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। अब आते हैं अभ्यास पर, यहाँ से अब क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? ये आप लोग क्वेश्चन आंसर जरूर कमेंट में बताना कि आप लोग ग्रह और तारे में मैंने अंतर इसमें बताया है, तो आप लोग बताना। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, मतलब सौर मंडल क्या है, ये आपको आंसर देना है। तो ये सब आप लोग प्लीज करो, सिर्फ मुझ पर ही मत रह जाओ कि मैं करवा दूंगी। आप लोग भी अपना क्वेश्चन आंसर बनाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ आप लोग क्या क्या बना रहे हो। ठीक है, तीसरा, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। जैसे कि मैंने आप लोगों को याद भी करवाया था कि सूर्य से दूरी के अनुसार उसका नाम क्या होगा। माई इफिशियंट मदर सर्व्ड अस नट्स, वो जो याद करवाया था उसके अनुसार ग्रह का नाम आप लोग को लिख देना है। ओके, चौथा है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को एक अद्भुत यानी कि अलग ग्रह क्यों कहा जाता है, वो अद्भुत क्यों है, ये आप लोगों को आंसर देना है। पांचवा है, यह हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? तो ये भी मैंने पढ़ाया है। हम चंद्रमा के हमेशा एक ही भाग को क्यों देख सकते हैं, ये आप लोग बताना। क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट में देना। ओके, छठा है, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या है, इसका आंसर मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है, अभी मैंने करवाया कि ब्रह्मांड क्या है। दूसरा है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाती है? ये मैंने बहुत बार आप लोगों को रिपीट कर करके बताया है कि ये जरूर अंडरलाइन करना है। दूसरा, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? इसका भी आंसर आप लोगों को पता है, मैंने बार बार रिपीट किया है, इस चलते मुझे आंसर चाहिए। अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तो मैं कैसे जानूंगी आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, आप लोग अच्छे से मुझे सुन रहे हो, या फिर जान पा रहे हो, मैं जो समझा रही हूँ वो समझ पा रहे हो। इसलिए आंसर देना जरूरी है आप लोगों का, इससे मुझे समझ में आता है कि मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाऊँ। ओके, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? क वृत्तीय पथ पर, ख आयताकार पथ पर, या ग दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बार बार रिपीट किया है कि किस प्रकार के पथ पर सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ओके, चौथा, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? दक्षिण, उत्तर या पूर्व का? इसका आंसर भी आप लोगों को जरूर से जरूर बताना है।
पांचवा, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? जो क्षुद्र ग्रह है वो किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ये आप लोगों को आंसर देना है। शनि एवं बृहस्पति के बीच, मंगल एवं बृहस्पति के बीच, पृथ्वी एवं मंगल के बीच। ठीक है, इसका आंसर भी देना। तीसरा, खाली स्थान भरें। खाली स्थान का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे खाली स्थान क्या कहते हैं? तो इसका आंसर देना, ये भी मैंने करवाया है। दूसरा, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को खाली स्थान क्या कहा जाता है? आप लोगों को बताना है। चौथा है, तीसरा है खाली स्थान पृथ्वी के सबसे करीब क्या है? सबसे करीब है क्या, बताना है आप लोगों को। पांचवा है, खाली स्थान सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। और फिर पांचवा होगा, ग्रहों के पास अपनी क्या तथा क्या नहीं होती है? तो इसका भी आंसर मैंने करवाया है। यहाँ पर है, आओ कुछ करें। सौर मंडल का एक चार्ट तैयार करना है आप लोगों को। मतलब सौर मंडल, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था कि सौर मंडल में सबसे पहले सूर्य होगा, फिर बहुत सारे ग्रह होंगे, वो आप लोगों को चार्ट बनाना है। ओके, कौन सा ग्रह कहाँ है उसका एक मतलब तस्वीर आप लोगों को बनानी है। दूसरा है, छुट्टियों में एक तारामंडल को जाकर देखें तथा वहां के अपने अनुभव को कक्षा में बताएं। जैसे आप लोग अगर बिहार से हो तो पटना में तारामंडल है, वहां पर आप लोग जाकर तारामंडल देख सकते हो कि तारामंडल कैसे है, क्या है, और अपना अनुभव लिख सकते हो कि आप लोगों ने जाकर वहां क्या देखा। या फिर आप लोग अगर देख चुके हो तो आप लोग अपना अनुभव बता सकते हो कमेंट सेक्शन में भी कि आप लोगों ने क्या अनुभव किया वहां जाकर। तीसरा है, पृथ्वी एवं सौर मंडल पर एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करें। पृथ्वी एवं सौर मंडल पर आप लोग अपने दोस्तों के बीच एक क्विज खेल सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो एक दूसरे से कि आप ये जानते हो, आप ये जानते हो, ये भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन आंसर जो है अभ्यास मतलब चैप्टर आज का खत्म होता है। क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को दे दूंगी, जल्दी ही आ जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन आंसर भी आपके पास। लेकिन प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन आंसर को पहले मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों को कल क्वेश्चन आंसर पक्का दे दूंगी, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में पहले मुझे क्वेश्चन जो मैंने पूछा उसका आंसर दो पहले, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ आप लोग कितना समझ रहे हो मेरे पढ़ाने पर, या फिर ऐसे ही सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग समझ ही नहीं रहे हो तो क्या फ़ायदा होगा मेरे पढ़ाने का जब आप लोगों को कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है मेरे पढ़ाने से। तो सो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, हाँ मुझे समझ में आ रहा है, ये बताओ मुझे। और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं इस चैप्टर्स के दौरान उसके मुझे आंसर्स चाहिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रख।